हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात बता देते हैं जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बात करें तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए दो लॉ पढ़े थे। एक कूलम्ब्स लॉ जो बेसिक मेथड था, और साथ साथ एक उसका अल्टरनेट मेथड पढ़े थे गॉस लॉ, जिनमें हम लोग थोड़ा सिमेट्री वगैरह का ध्यान रखते थे और उसके बाद कैलकुलेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड को, और जो बड़ा इजीली आ जाता था। उसी तरह से यहाँ भी है कूलम्ब्स लॉ के बंदे जो पढ़ने वाले थे हम लोग बायो सेवर्ट लॉ जो पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम 3 लेक्चर के अंतर्गत सारी बातें बता दिए हैं, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो एम्पियर सर्किटल लॉ। समझिए गॉस लॉ का चचेरा भाई जैसा ही है बिल्कुल। यहाँ भी कुछ सिमेट्री का हम लोग रिक्वायरमेंट लेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और ये बहुत ही आसानी से दे देगा। लेकिन इसके लिए है कि कुछ कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है बातें, और इस लॉ को कैसे यूज करना है, ये क्या कहता है, इन सारी बातों को आज डील कर देंगे। आज के बाद आप लोग इस लॉ का इस्तेमाल से आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इसका काम क्या होता है कि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का ही काम करता है। तो एक अल्टरनेट मेथड है। ये क्या है? एक अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अल्टरनेट मेथड है। बेसिक मेथड आप लोगों को पता ही होगा, बायो सेवर्ट लॉ है। जैसे कि बात करें बेसिक मेथड, तो बेसिक मेथड को भूलना नहीं है। वो दिया है बायो सेवर्ट लॉ। लिखते हैं बायोट, लेकिन पढ़ते हैं उसको बायो सेवर्ट। ये बिल्कुल कूलम्ब लॉ जैसा ही है। हम लोग जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो करंट कैरिंग वायर की वजह से होता है, तो हम वैसे ही करने वाले हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक वायर जो है इनफाइनाइट स्ट्रेट है और वो अंदर की ओर जा रही है, उससे करंट आई फॉलो हो रहा है। जैसे जनरली जब अंदर करंट जाती है तो हम उसको क्रॉस से दिखा देते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो I1 है। एक और करंट ले लेते हैं, क्योंकि जनरली वहाँ पे देखिए तो गॉस लॉ में मल्टीपल चार्ज की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे। तो यहाँ भी हम मल्टीपल करंट कैरिंग वायर लेने वाले हैं। तो एक वायर एज्यूम करते हैं कि अंदर से लेकर बाहर की ओर आप लोगों की तरफ जा रही है, और ये ऐसे निकल रहा। जब बाहर करंट आती है तो हम उसको किस तरह दिखाते हैं? यहाँ पे एक डॉट दे करके, ये I2, ये I2 है। अब ये दो करंट कैरिंग वायर हो गया, I1 और I2। अब इन दोनों की वजह से हमको एक पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बात करेंगे तो उनका कहना है कि दोनों की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है और बाद में वेक्टर सम कर देना है। लेकिन ये एम्पियर्स का अलग ही कहना है। तो इनका कहना है कि फर्स्ट कहना है कि इससे होते हुए एक लूप कंसिडर कीजिए। जिस तरह से वहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस कर देते हैं, यहाँ पे एक लूप होगा, और लूप जो होगा वो एक लाइन है। जनरली लाइन सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी लाइन हो वो जनरली हम ले सकते हैं। तो पहला काम क्या कर रहा है कि इस पॉइंट को हम लिखते जा रहे हैं। पहला कह रहा कि कंस्ट्रक्ट और लूप, और ये लूप कैसा होगा? एम्पियर्स लूप होगा। थ्रो पॉइंट P, क्योंकि हमको P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इससे होकर के एक लूप को ट्रेस करना है। तो चलिए हम लोग एक लूप ट्रेस कर रहे हैं, और जो कि सिमेट्री भी होना चाहिए। तो ये सर्किल हम लोग जनरली ड्रॉ कर लिए।
ये लूप हो गया है। ऐसा इसको अच्छा से कर दें तो समझ लीजिए एक ये सर्किल जैसा एक लूप ले लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका एक कोई डायरेक्शन चूज कर लिए, क्योंकि जनरली यहाँ पे दो करंट है, I1 है और I2 है, तो कौन से करंट को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और कौन से करंट को नेगेटिव करेंगे, इस बात की क्लियरिटी के लिए, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए कहा कि एक लूप का अपने हिसाब से कोई डायरेक्शन चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट जो है, चूज अ डायरेक्शन ऑफ लूप। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा मानने वाले हैं। जनरली आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनरली सिंगल वायर के लिए ही होगा और सिंगल करंट के लिए होता है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर करेंगे। क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए होंगे। ए फॉर एंटी, सी फॉर क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, क्या क्लॉकवाइज कर लिए, तो इस लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया है। तीसरा बात कर रहा है कि अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है लूप के डायरेक्शन में। क्या करना है, इस लूप के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है। तो ये थंब जिस करंट की ओर पॉइंट करेगा उस करंट को हम लोग को पॉजिटिव मानना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर and finger in the direction of loop, then your thumb points पॉजिटिव करंट। जो थंब जब पॉइंट करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये राइट हैंड है, पता है ना ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड के फिंगर को हमको कर्ल करना है इस लूप के डायरेक्शन में। तो इसका लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए, तो इसे देखिए क्लॉकवाइज ले लिए, तो यहाँ से इसको से कर रहे हैं, तो ये हमारा थंब जो है सो इनवर्ड जा रही है। तो इनवर्ड यहाँ पे कौन सा है, तो I1 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से I1 पॉजिटिव आ जाएगा और I2 नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ गए। इतना एजम्पशन होने के बाद तब जो लॉ हमसे कहता है, देन लॉ इज, मतलब ये लॉ किसका है, एम्पियर्स का है। तब ये लॉ कह रहा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। और यहाँ आपको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा जिस तरह से गॉस लॉ में होता था। वहाँ पे क्या होता था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। यहाँ पे लेंथ लिए हैं क्योंकि जनरली वहाँ पे छोटे छोटे एरिया को हम लोग कट करते थे। यहाँ पे एक लाइन है, ये जो हमारा ये लूप है, ये सर्किल है, जनरली ये सर्किल है और इसी को हम लोग एम्पियर्स लूप भी कहते हैं, एम्पियर्स लूप भी कहते हैं। तो ये सर्किल है, तो ये किससे बना होगा, लाइन से बना होगा। तो ये छोटे छोटे लाइन को मिला करके जो है सो यहाँ पे आ गया है B डॉट डी इक्वल टू Q इंटू म्यू I इनसाइड। ये इनसाइड चार्ज क्या है इसमें, सॉरी इनसाइड करंट होगा, यहाँ पे I1 और I2 क्या है, ये इनसाइड करंट है। तो इसी तरह से हम लोग DL को पहले क्या करेंगे, DL को कट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B है और ये B जो है सो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। जिसे मान के चलिए हमको यहाँ पे DL कट कर लेंगे एक, और DL का डायरेक्शन जनरली हम लोग वही रखते हैं जो लूप का डायरेक्शन होता है। अगर लूप का डायरेक्शन आप कंसिडर कर लिए हैं तो अच्छा होगा कि आप लूप के डायरेक्शन में ही इसको रखेंगे। अगर नहीं कंसिडर किया है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी में हम लोग ले लेते हैं और मान लेते हैं कि उसी वही लूप का डायरेक्शन है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो लूप का डायरेक्शन हम कट किए हैं तो वो लूप का डायरेक्शन इस तरह से, तो ये
डीएल हो जाएगा। और इसी तरह से छोटा छोटा कट करते जाएंगे यहाँ पे। तो लूप का डायरेक्शन जो है सो ये क्लॉकवाइज है, तो हम क्लॉकवाइज ही ले लेंगे। तो यहाँ पे डीएल ऐसे हो जाएगा। अगर इस तरह यहाँ भी कट करना चाहें तो लूप का डायरेक्शन ऊपर है, क्लॉकवाइज है, तो ऊपर ही ले लिए, तो ये डीएल हो गया। अगर यहाँ भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी डीएल। और डी अब मैग्नेटिक फील्ड पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट का भी डायरेक्शन जो है सो यहीं पे होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ अलग अलग कंडीशन है, तो पहले इस बात को आप लिख लीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड जो है सो किस तरह से कंज्यूम करना है या किस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे ताकि ये लॉ को आसानी से फॉलो कर सकें। तो ये लॉ भी गॉस लॉ की तरह हमेशा के लिए वैलिड है, लेकिन अप्लाई उसी कंडीशन में होगा जब हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जो वैलिड है और उसका यूजफुल कब होगा, ये इस कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक बार लिख सकते हैं आप इनको। चलिए, तो बताने वाले ये लॉ ऑलवेज जो है सो वैलिड होगा, लेकिन यूजफुल तभी होगा जब कुछ कंडीशन इसमें लग जाएंगे। ये लॉ हमारा लिख सकते हैं इसको, दिस लॉ इज ऑलवेज वैलिड बट यूजफुल इफ। अब यहाँ पे इफ हो लग गया है कंडीशन। पहला क्या होना चाहिए, पहला जो कंडीशन है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू लेंथ नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस पॉइंट पे भी अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो टेंजेंशियल इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी टेंजेंशियल इसी के लो। और यहाँ भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी इसी के लो मिलेगा। वैसे आप अगर नेट करंट अगर इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के चूज करेंगे, तो वैसे भी हमारा जो आने वाला है इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट को कर्ल करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आप लोगों को याद होना चाहिए और होगा भी शायद। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ से हमारा जो देखिए इसको लगाएंगे ये, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो है ये क्या आ जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये बी डी एल कॉस जीरो टेंजेंशियल है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसके बीच का एंगल जीरो। तो अब इसको देखेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है और बी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। और डी एल लेंथ को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ एल आ जाएगा। तो यहाँ से बी इंटू एल आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये नहीं हो तब क्या, तो दूसरा कंडीशन ये है कि बी क्या आना चाहिए, बी इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू लेंथ। अगर टेंजेंशियल नहीं तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर बी परपेंडिकुलर है तो देखिए बी डॉट डी एल करेंगे तो जानते हैं कि बी डॉट डी एल जो आ जाएगा बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, तब भी ये जीरो आ जाएगा। अगर ये नहीं हो तो तीसरा कंडीशन ये कह रहा है या भी वेनिसेस मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो, यानी कि बी जीरो। अगर बी जीरो हो जाएगा तो ये भी तो आपका जीरो ही हो जाएगा, बी डॉट डी एल। तो सारा आपका समस्या सॉल्व कर चुका है कि आप जो इस इंटीग्रेशन के अंदर फंस सकते थे आसानी से निकल लिया है। लेकिन ये लॉ भी वैलिड है हायर, जितना ज़्यादा हायर सिमेट्री होगी उतना ज़्यादा इसको आसानी से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं दिस लॉ रिक्वायर हायर सिमेट्री, हायर
सिमेट्री। इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको लिखिए। हम एक और ख़ास पॉइंट बताने वाले हैं कि जो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे अगर कुछ इनसाइड चार्ज होती थी और कुछ आउटसाइड चार्ज होती थी, तो अगर मान के चलिए ये दो करंट जो अभी इनसाइड है, अगर आउटसाइड होता तो क्या होने वाला है, तो इनको पहले लिख लीजिए, उसके बाद बता देते हैं उनको भी। अब देखिए कि ये करंट अगर मान लेते हैं कि एक करंट यहाँ होता I3, जैसे कि मान लीजिए ये करंट है I3 जो कि अंदर की ओर जा रहा है, और एक करंट मान लेते हैं जनरली I4 है जो बाहर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे I इनसाइड जो कंसीडर होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे I इनसाइड जो कंसीडर होगा, अब भी जो अंदर है I1 एंड I2, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे B एट P, मतलब इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड किए हैं यूजिंग दिस लॉ, इज ड्यू टू ऑल करंट, देखिए सभी करंट की वजह से, ये I1 I2 I3 I4 सभी की वजह से। एक जादू टाइप का है, क्योंकि जिस समय पहले होता था कि आउटसाइड चार्ज रहे या इनसाइड चार्ज हो, मैग्नेटिक फील्ड जो निकलते थे किसी पॉइंट पे, वो नेट रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड निकलता, सॉरी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। दिस लॉ इज ड्यू टू ऑल करंट I1 I2 I3 एंड I4 आइदर इनसाइड हो या आउटसाइड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। तो इस लॉ के वजह से जितना भी पॉइंट हो सकता था हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब हम इनके मदद से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग यानी कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड उससे r डिस्टेंस पे फाइंड कर चुके हैं। तो उन्हीं को पहले हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे तो स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ लिए थे, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ लेंगे तभी जाकर के ये सिमेट्री रिक्वायर हो पाएगी, तब जाकर के हम इसको लॉ लगा सकते हैं। तो पहले इनफाइनाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसको आप वॉच करके एक बार नोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये पहले बायो सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो पता भी कर चुके हैं। बहुत से लोगों को याद भी होगा, तो हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जनरली होता था B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई A होता था, लेकिन हम यहाँ पे R लिखेंगे इसलिए कि यहाँ पे डिस्टेंस जो लेंगे हम R लेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं बायो सैवर्ट लॉ की वजह से। लेकिन अब जो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी मेथड से निकालो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन जो हमारा नेट रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एक ले लीजिए, ये सेमी इनफाइनाइट नहीं, दोनों तरफ इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट तक गया है और इधर भी इनफाइनाइट तक गया है। इनसे करंट जो फॉलो हो रही है वो आई हो रही है।
तो हम इनसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसिडर कर लिए हैं और इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस लूप से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए एक लूप कंसिडर करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए इस होकर के हम लोग एक लूप कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एक लूप कंस्ट्रक्ट कर दिए और ये जनरली लूप जो है सो सर्कुलर है। तो अब इनमें अगर देख रहे हैं तो करंट ऊपर जा रही है और ये लूप जो है सो इस तरह से, ये क्या कि लूप जो बनाए हैं इससे ये वायर है, करंट जा रही है और लूप इससे चारों तरफ एक सर्कल बना दिए हैं। अब इसको हम ऊपर से झाँकेंगे, अगर ऊपर से झाँकेंगे तो करंट हमको ऊपर आता हुआ दिखेगा और ये लूप जो है सो सर्कल की तरह वो इस तरह दिखेगा। इसका टॉप व्यू देखें हम, क्योंकि जनरली इस तरह से तो फील नहीं होगा, लेकिन टॉप व्यू देखेंगे तो हमको आसानी से क्लियर हो जाएगी। जब टॉप व्यू देखेंगे तो हमको एक सर्किल दिखाई देगा, एक गोला दिखाई देगा। तो ये गोला बना देते हैं, यहाँ पे एक ये गोला दिखाई दिया है और ये पॉइंट यहाँ पे P है जिसके अंदर एक करंट बाहर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑफ कोर्स इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। ये लूप जो कंसिडर किए हैं एम्पियर्स लूप है, एम्पियर्स लूप है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो लॉ जो हमको कहता है वो कह रहा है कि B डॉट DL इक्वल टू म्यू इंटू आई इनसाइड। आई इन मतलब आई इनसाइड हो गया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो करंट कैरिंग वाले P पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखिए ये पॉइंट क्या बाहर की ओर आ रही है करंट। अगर ऊपर से अगर झाँकेंगे तो ये हमको बस ऊपर आता हुआ दिखेगा और ऊपर से आता हुआ देखेगा करंट। क्या करते हैं हम लोग, बाहर आता हुआ को इस डॉट से दिखाते हैं। तो इसको यानी कि आपको पता होना चाहिए P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या करते हैं करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, थंब को रखेंगे और कर्ल करना है अपने फिंगर को उस पॉइंट पे जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जा रहा है ऊपर की, ये B का डायरेक्शन हो गया। अगर इस पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहें तो देखिए ये इस तरह से करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में आ गया है। अगर इस पॉइंट पे करना चाहेंगे तो यहाँ पे फिंगर रखेंगे, देखिए इस पॉइंट पे फिंगर रखेंगे तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो जनरली हम इसको डाउनवर्ड, ये B का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है और ऑफ कोर्स आपको पता चल गया अब इस पे यहाँ पे ये B का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हमको डीएल लेंथ लेना है तो डीएल लेंथ हम कहें तो जो लूप का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे सिंगल करंट है तो लूप की डायरेक्शन चूज करने की कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग जनरली डीएल का डायरेक्शन वही ले लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिससे लो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो डीएल का डायरेक्शन भी इसी में आ जाएगा और यहाँ पे डीएल लेंथ है। अगर यहाँ भी चाहेंगे तो यहाँ पे भी डीएल का डायरेक्शन इसी तरफ ले सकते हैं। अगर एक करंट है तो वहाँ पे हमको कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि लूप का डायरेक्शन ले या ना ले, वहाँ पे लेना ही नहीं है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ हम लोग जनरली डीएल का डायरेक्शन लेंगे और जाहिर सी बात है लूप का डायरेक्शन भी वही हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी डीएल किस तरफ हो जाएगा, इसी तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हर पॉइंट पे B यूनिफॉर्म दिख रहा होगा। अगर R डिस्टेंस दिख रहे हैं तो P पॉइंट पे ये भी यूनिफॉर्म है। अगर डायरेक्शन की बात भी करें तो देखिए डायरेक्शन हर पॉइंट पे इस तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ से कांस्टेंट है तो B को बाहर कर लेते हैं, B बाहर आ गया है। और डीएल लेंथ का है तो L हो जाएगा और ये cos 0 और ये L जो आने वाला है वो दिखा देते हैं L क्या आने वाला है। और इसको अभी रहने दीजिए, इसको इसी तरफ क्या हो जाएगा, B जनरली लॉ इस तरह से होता है B DL cos 0 और म्यू इंटू I इनसाइड कितना है, यही I करंट है। यहाँ पे हम लोग I आसानी से लिख सकते हैं। तो B हमारा यूनिफॉर्म है और ये बाहर आ जाएगा। डीएल लेंथ देखिए इसी तरह से डीएल लेंथ को अगर जोड़ते जाएंगे तो पूरे ये सर्किल का सरकमफ्रेंस नज़र आ रहा है जिसका रेडियस r है। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस आप लोग आसानी जानते हैं कि 2 पाई r होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई r। अब cos 0 1 ही होता है तो इसको चाहे तो 1 कर सकते हैं और ये म्यू नोट आई, यहाँ से b निकालना चाहें तो b आसानी से निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे उधर
म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, और आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल चुका है जो बायो सेवर्ट लॉ से आया था, दिख रहा है। तो आसानी से हम लोग इससे क्या कि उसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा था, वहाँ पे इंटीग्रेट किए थे, उसमें थीटा 1 फाई 2 निकाले थे, याद है, लिखे थे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इस तरह से कुछ चलता था। तो थोड़ा लंबा मेथड था। ये बोर्ड के एग्जाम में आता है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इनफाइनाइट वायर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसको पॉज कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, करा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट या लॉन्ग सिलेंड्रिकल। अगर यहाँ पे लॉन्ग सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है तो जनरली हम इसको इनफाइनाइट ही कंसिडर करेंगे, इसलिए कि लॉन्ग जब भी करा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग, तो ये इनफाइनाइट को ही शो करता है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट आई ऑन इट्स सरफेस। ये करंट जो भी फ्लो हो रही है उसके सरफेस से हो रही है। जनरली ये जो होगा होलो है सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल जो बताएंगे तो ये होलो है जनरली। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, यानी कि सिलेंड्रिकल वायर के एक्सिस से, इट्स एक्सिस। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कोई लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जो किस तरह का होलो है। तो यहाँ से ये कितना लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो जनरली हम इतना बड़ा ले लिए हैं, और ये जो भी करंट फॉलो हो रही है इसके सरफेस से हो रही है, यानी कि इसके सरफेस से हो रही है। यानी कि फील करिए आप इसे कि एक हमको इस तरह से होलो वायर, यानी कि पाइप देखे होंगे, पाइप की तरह है। तो पाइप के चारों तरफ से सरफेस ही होता है, तो वो सरफेस से करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये ऊपर भी है इस तरह से, यानी कि एक सरफेलर, ये कि आप देखिए यहाँ पे है, तो ये इसके चारों ओर एक सरफेस है, तो इससे ही करंट साइड से निकल रही है। तो अगर साइड से निकल रही तो इसका अगर हम टॉप व्यू देखना चाहिए तो जनरली इसका एक्सेस जो होगा वो कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। इस एक्सिस से हमको निकालना है इनसाइड, यानी कि जनरली इस पॉइंट P पे, और डिस्टेंस R है, और एक निकाल लेते हैं Q जो कि हमारा आउटसाइड पॉइंट है। और ऑफकोर्स जाहिर सी बात है इस डिस्टेंस को भी हम लोग R ही कंसिडर करेंगे, जहाँ पे R वेरिएबल है। पहले हम लोग इनसाइड के लिए काम करते हैं। एट पॉइंट P जो इनसाइड है, और इनसाइड में R जो होगा वो लेस देन R होगा, यानी कि रेडियस दिया हुआ है इनका, रेडियस जो सिलेंड्रिकल वायर का दिया हुआ है वो R है। रेडियस देना छूट गया था। अगर इसका टॉप व्यू देखें हम, यानी कि इसी को अगर हम देखेंगे टॉप व्यू में, तो चलिए इसका टॉप व्यू दिखाते हैं आपको, जिस तरह से इसमें दिखाए थे। तो टॉप व्यू देखेंगे तो हमको एक इस तरह से गोला आता हुआ दिखाई देगा, इस तरह से एक सर्कल की तरफ दिखाई देगा। ये हमको इस तरह से दिखाई देगा कहीं ना कहीं। इसको अच्छी तरह से बना देते हैं।
कल से मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा एक्सिस है और ये इससे होकर के वायर आ रही, इससे करंट आ रही है, इससे जनरली करंट इसके सरफेस पे, अगर ऊपर से देखेंगे तो वो करंट ऊपर आता हुआ देखेंगे, ऊपर आता हुआ करंट को जनरली हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं। ये इस तरह से करंट बाहर की तरफ आ रही है, इसमें करंट आ रही है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इससे आर डिस्टेंस एक पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से हम लोग एक लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कर लिए एक लूप कंस्ट्रक्ट। ये रहा हमारा पी पॉइंट, ये वायर है और ये हमारा एम्पियर्स लूप है। अगर इस पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लॉ क्या कह रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यहाँ पे अगर हम इनसाइड चार्ज देख रहे हैं तो इस लूप के अंदर कोई इनसाइड करंट है ही नहीं, इनसाइड करंट जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे आई इनसाइड क्या है, जीरो है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगा। तो इस वायर के अंदर इनसाइड देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीरो, बी इनसाइड जीरो। ये इनसाइड पॉइंट के लिए है, ये इनसाइड के लिए। तो अब हम क्यू पॉइंट के लिए निकालेंगे जो कि आउटसाइड है। तो क्यू के लिए निकाल रहे हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी कि आउटसाइड पॉइंट, इसमें क्या आ जाएगा, आर ग्रेटर देन आर पॉइंट क्यू। फिर से हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू देखेंगे तो फिर से हमको ये क्या है कि एक गोला की तरह यानी कि सर्किल की तरह दिखाई देगा और ये इसमें करंट ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसका सेंटर है और करंट जो आ रही है इस तरह से आ रही है, इस तरह से चारों तरफ से करंट सब में से करंट आता हुआ दिखाई देगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। और हमको जो चाहिए Q जो पॉइंट है हमारा वो R डिस्टेंस पे बाहर की तरफ है, ये आउटसाइड पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफकोर्स इसके बीच का जो है वो आ रही है। तो इस Q पॉइंट से होता हुआ हमको एक एम्पियर्स लूप चाहिए और यहाँ से हम एक एम्पियर्स लूप कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये लीजिए एक एम्पियर्स लूप। इस बार वायर हमारा अंदर की ओर है, ये हमारा वायर है और इस बार लूप जो है वो बाहर है, ये लूप है। तो लॉ के अकॉर्डिंग चलना है तो लॉ कह रहा है कि बी डॉट डी एल यानी कि ये दोनों वेक्टर हैं, म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इन कर दिए तो आई इनसाइड समझ लीजिए इनको। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड देखा जाती है इस क्यू पॉइंट पे। अगर यहाँ से देख रहे हैं कि करंट जब बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऊपर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अब भी हम लोग राइट हैंड थंब का इस्तेमाल करके ही कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे चाहेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ देखेंगे तो ये भी इस तरफ आ जाएगा। वो डीएल लेंथ लेना है तो जनरली डीएल लेंथ अगर एक करंट होता है तो उस समय हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ही लेते हैं। तो यहाँ पे डीएल का भी डायरेक्शन यही आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे डीएल का डायरेक्शन तो जनरली डीएल लेंथ लेंगे वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और ये डीएल भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ भी जो डीएल कट करेंगे वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो सब हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे। तो ये
बाहर आ गया है। डीएल लेंथ को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर जाएगा, ये सर्कल की तरह दिख रहा है, तो ये 2 पाई आर, जनरली कोस थीटा कोस जीरो ही हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ से म्यू नॉट आई इनसाइड जो कि आई है, वो टोटल करंट इस बार आ जाएगा। अब जब पूरे क्लोज के अंदर देखेंगे तो ये करंट आई ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो टोटल करंट आप इनसाइड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बी निकालना चाहें तो बी जो आ जाएगा वो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। आपको ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा जिस तरह से अगर कोई भी करंट अगर इसके बिल्कुल एक्सिस से पास कर रहा हो, ये तब भी दिखाता है जब हम कूलम्ब्स लॉ की वजह से यानी कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर करके वहाँ पे एक स्फीयर के निकाले थे, तो वहाँ पे आया था जो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि वो स्फीयर एक पॉइंट की तरह दिखाता। तो यहाँ भी हमको एक सिलेंडर जो दिख रहा है वो एक वायर दिख रहा है जो किस पे प्लेस्ड है, उसके एक्सिस से है। तो आउटसाइड जो आ चुका है वो बी इक्वल टू, ये आउटसाइड की वजह से आया है, आउटसाइड पॉइंट है, तो B इक्वल टू आउटसाइड पे आ गया है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये आउटसाइड की। अगर कोई इसके सरफेस पे निकालना चाहता है कि इस सरफेस पे क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट पे अगर इस पे मान लें S पॉइंट है, तो S पॉइंट पे निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। B इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ पे R की जगह कैपिटल R रख देंगे अगर इसका रेडियस दिया हुआ है, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई कैपिटल R। और ये जो होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो इस पॉइंट पे R है, तो यहीं पे सारा करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये सरफेस पे, ये है सरफेस पे। अगर इसका कर्व ट्रेस करना चाहें तो यहाँ पे देखिए कर्व ट्रेस कर देते हैं, B वर्सेस R है, यहाँ पे डिस्टेंस जनरली R है, तो यहाँ पे कोई ये रेडियस R तक आया होगा। अगर हम जब देखेंगे इस R पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम किसके बराबर है, ये इसी के बराबर है। यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो R इक्वल टू, जब ये क्या है इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो जीरो जब रहता है तब इसी एक्सिस पे दिखा देते हैं। और उसके बाद R पे जब गाएंगे तो R पे डायरेक्ट अचानक से बढ़ गया, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। उसके बाद फिर आउटसाइड देख रहे हैं, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, आउटसाइड पॉइंट के लिए है, तो ये आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ये इन्फिनिटी भी जा करके मीट करेगा। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्या किया, अब इसी को सॉलिड सिलेंडर के फॉर्मेट में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट आई फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो करंट फॉलो करेगा वो उसके क्रॉस सेक्शन के अबाउट होगा, आई अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। और जाहिर सी बात है ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, ये सॉलिड सिलेंडर है। इनसाइड आउटसाइड डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस, तो बिल्कुल क्वेश्चन सेम है इस बार। जो क्वेश्चन जो आ रहा है करंट, जैसे कि मान के चलिए पूरे एक सॉलिड आ रहा है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन के तरह थोड़ा बाहर आता हुआ करंट दिखेगा। तो यहाँ से अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए कि ये भी अभी इनफाइनाइट ही है, तो ये एक एंड हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सिस इसका बीच में कहीं ना कहीं होगा, ये एक्सिस है। ये करंट जो फॉलो हो रही है इससे ऐसे हो रही है, टोटल पूरे इसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू हो रही है। ये करंट ऐसे जा रहा है, ये इनके जैसे ऐसे जा रहा है करंट, जो भी जा रहा है ये आई इस तरह से सबके तरफ थ्रू जा रहा है, इससे इससे सबके थ्रू पूरे क्रॉस सेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट है। यानी कि समझ लीजिए कि पूरे जिस तरह से क्रॉस सेक्शन है, हर क्रॉस सेक्शन से यानी कि आप देख रहे कि एक फाइबर की तरह बाहर आता हुआ जा रहा है। तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट है हमारा
पी पॉइंट जो आर डिस्टेंस है, और जनरली जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट हम लोग क्यू लेंगे जो कि आउटसाइड होगा, और इसका भी डिस्टेंस जनरली आर ही कंसिडर करते हैं क्योंकि आर वेरिएबल है। तो पहले हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे इनसाइड के लिए काम करेंगे। तो देखिए एट पॉइंट पी, ये है इनसाइड है। इनसाइड में जनरली आर जो होता है लेस देन रेडियस होता है, उसके रेडियस से कम होता है। इसका टॉप व्यू देखते हैं हम लोग। टॉप व्यू से क्या होता है, बड़ा क्लियर हो जाती है। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो हमको एक सर्किल की तरह दिखाई देगा, सॉलिड डिस्क की तरह दिखाई देगा। ये सॉलिड डिस्क की तरह दिखाई देगा, जिससे करंट हर पॉइंट से बाहर आता हुआ दिख रहा है। ये हर पॉइंट से करंट बाहर आता हुआ दिखेगा। यानी कि एक फाइबर की तरह समझ लीजिए कि फाइबर की तरह जनरली वायर देखते होंगे तो वायर के अंदर बिल्कुल फाइबर धागे की जैसे एक, मतलब हर एक धागे की जैसे फाइबर की तरह होता है, और प्रत्येक फाइबर से करंट निकलता हुआ दिखेगा। ऐसे में रियलिटी में होता भी है। अगर आपको भी देखना चाहते हैं तो वायर को छील के देखिए, उसमें बहुत सारे फाइबर की तरह दिख रहा होगा, अब प्रत्येक फाइबर से करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये वायर है, ये वायर है। इसका सेंटर कहीं एक यहाँ पे मान लेते हैं, और हमारा ये जो पी पॉइंट है इनसाइड है डिस्टेंस आर पे, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पहला काम है कि इसके थ्रू हमें एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लेना है। एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लॉ कह रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अगर यहाँ पे हम आई इनसाइड निकालना चाहेंगे तो इस बार जीरो नहीं होने वाला, जीरो नहीं होगा क्योंकि इस बार करंट जो है पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी का हेल्प लेंगे। तो ये दोनों तरफ इनफाइनाइट ही है, ये इनफाइनाइट तक गया है। तो करंट डेंसिटी आप लोग को याद होगा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जनरली जैसे नोट करते हैं और होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे करंट जो आ रहा है हमारा वो आई है, और एरिया अगर इसका देखा जाए तो रेडियस अगर आर है तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी जे है, आई डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इसका आ गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड, अब भी करंट बाहर की ओर आ रहा है तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर यहाँ पे निकालना है तो देखिए थंब को रखेंगे करंट डायरेक्शन में, और पी पॉइंट पे देखेंगे जिस पॉइंट पे ये कर्ल कर रहा है, ये राइट हैंड फिंगर के जो है हमारा कर्ल कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, तो यही मैग्नेटिक फील्ड का होगा। और यहाँ पे और ये थोड़ा सा ये बी का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, और ये बी तरफ। इस बार लूप हमारा इनसाइड है, ये लूप जो है सो ये इनसाइड है और वायर आउटसाइड है, तो ये बी आ जाएगा। और डीएल भी हम लोग जनरली उसी डायरेक्शन में लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो डीएल लेने वाले हैं, डीएल का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और डीएल का डायरेक्शन जो होगा इसी डायरेक्शन में, और डीएल लेंथ यहाँ पे हो जाएगा। तो डीएल का डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड में ही लेते हैं जनरली जब एक करंट होता है। तो यहाँ पे जनरली अभी एक करंट ही होगा तो डीएल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से बी बाहर आ जाएगा। और डीएल को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा जिसका रेडियस आर है, तो इससे क्या आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू इनटू, अगर करंट डेंसिटी अगर आई इनसाइड निकालना है तो इतना एरिया इंटू डेंसिटी, तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। जे का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख देते हैं, इसको पाई आर स्क्वायर को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो एक देखिए यहाँ से पाई पाई और ये आर आर कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको भेज देते हैं उस तरफ। बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, ये म्यू नॉट है, और जे की जगह पे रख देंगे
आई डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो चलिए यहाँ से जो हमारा आ गया है आसानी से देख सकते हैं, बी इनसाइड आ गया है। बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर 2 पाई आर, सॉरी म्यू नोट आई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहिए, डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो देखिए आई बाय पाई आर स्क्वायर को जे लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी जो आ जाएगा हमारा म्यू नोट जे बाय 2 आर। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, होना भी चाहिए। देखिए ये इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे, अगर एक्सिस जैसे दूर जा रहे हैं तो हमारा करंट भी इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस तो इंक्रीज कर ही रहा है लेकिन करंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो डोमिनेट क्या करंट हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाते रहे हैं एक्सिस से, ये इनसाइड तक ही होगा। जैसे ही इस सरफेस पॉइंट पर आएंगे उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो सरफेस पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से बढ़ रहा है। तो ये इनसाइड के लिए है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। अब हम लोग आउटसाइड के लिए देखते हैं, तो इनको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सही है, आउटसाइड पॉइंट के लिए लिखते हैं, देखते हैं। आउटसाइड पॉइंट क्यू हो जाएगा। आउटसाइड जो होगा रेडियस ग्रेटर देन आर हो जाएगा, पॉइंट क्यू। तो इनका भी टॉप व्यू देखेंगे हम। टॉप व्यू देखेंगे तो फिर से हमें एक सर्किल दिखाई देगा, ये सर्किल की तरह दिख गया है और इससे करंट बाहर पूरे से आ रहा है। हर एक पॉइंट से फाइबर की तरह ये करंट आ रहा है। हमें चाहिए आर डिस्टेंस जो कि आउटर पॉइंट है, यहाँ पे क्यू है इस पे। तो वो क्यू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इससे होते हुए एक हमको लूप कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ से एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जनरली हमारा लूप जो है वो इस तरह से आएगा। अब लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लॉ कह रहा है कि बी डॉट डी एल जो होगा वो म्यू नॉट आई इनसाइड होगा। इस बार आई इनसाइड टोटल करंट आ चुका। जितना करंट आई अगर फॉलो हो रही थी तो वो टोटल आई हो जाएगा। तो इस बार आई निकालने की जरूरत है नहीं। और बी देखना है तो इस पॉइंट पे हमारा बी जो आ जाएगा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो बी का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बी इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे। अगर डी एल लेंथ भी हम लोग कंसिडर करेंगे तो जनरली बी के डायरेक्शन में ही रखेंगे इसको। तो यहाँ से डी एल भी इसी डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे भी अगर डी एल कंसिडर करेंगे तो इसका डायरेक्शन भी यही होगा। यहाँ भी डी एल का डायरेक्शन यही होगा और यहाँ भी डी एल का डायरेक्शन जनरली यही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल दोनों डायरेक्शन सेम है। तो बी डॉट डी एल यानी कि बी डी एल कोस जीरो। तो बी कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल लेते हैं और डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ये सरकमफेरेंस आ जाएगा और इसका रेडियस 2 पाई आर हो जाएगा। ये टोटल 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, टोटल आई है। तो यहाँ से बी जो आ चुका है वो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर है। तो आउटसाइड के लिए अभी वही है जो स्ट्रेट बार की तरह था। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो आ चुका है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। अगर अब देखा जाए आउटसाइड तो ये रेडियस बढ़ने पे डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो बी जो है इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर है। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है। देख लें
अगर इसका हम कर्व ट्रेस करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका कर्व ट्रेस कर देते हैं। इस पॉइंट पे, इस पे बी रखते हैं, इस पे आर, कहीं यहाँ पे एक डिस्टेंस लेते हैं जो इसके रेडियस के बराबर है। तो इस पॉइंट पे यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले जहाँ तक रेडियस है कि इनसाइड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फ्लो आर है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। ये कब तक होगा? इनसाइड पॉइंट जब तक कि उसका रेडियस के बराबर ना हो जाए डिस्टेंस। जब सरफेस पॉइंट पर जाएगा उस समय मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम आपको हम बताए थे पहले, तो अब भी वही हो जाएगा। यहाँ पे आर पुट कर दीजिए तो ये जो बी का वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट पे बी, इसको जनरली बी नोट कर लेते हैं। सरफेस पॉइंट पे आएगा म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 कैपिटल आर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर आर का वैल्यू कैपिटल आर रखेंगे रेडियस के बराबर है तो म्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर आ जाएगा। और उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो इनसाइड के लिए b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और आउटसाइड के लिए b जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ये हो गया। एक क्वेश्चन आपको एक बहुत अच्छा सा कराने वाले हैं, जिसमें क्या है कि हमारा ये जो करंट है वो यूनिफॉर्म ना होगा, वो डेंसिटी या रेडियस को बदलने के साथ साथ वो चेंज हो रहा है। तो इसको आप लोग पहुँच कर लिख लीजिए, उस क्वेश्चन कराते हैं। तो उनको करने के बाद आपको फील हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से किस तरह से आने वाला है। वो एडवांस लेवल में ही जनरली वो क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको पॉज करके आप लोग चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो कि इनसाइड है। ये सिलेंड्रिकल वायर है उसके इनसाइड है, यानी कि इनसाइड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड एट, चलिए, डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट such that its current density J जो है वह है वेरीज। J इक्वल टू J नॉट R, इस तरह से है। यहाँ पे J नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है और ये इनफाइनाइट लेंथ का। लॉन्ग जब कह रहा है तो जब भी लॉन्ग कहेगा तो हम लोग इनफाइनाइट ही कंसिडर करके चलते थे। तो ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर बना दिए हैं, ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। ये इन्फिनिटी तक ऊपर पे गया है और नीचे भी इन्फिनिटी तक। इनका बीच में कहीं ना कहीं एक्सिस होगा, तो इसका एक्सिस ड्रॉ कर देते मान के चलिए यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर रेडियस जब 0 है, यानी कि इसका डिस्टेंस अगर जैसे जैसे आर को वेरी कर रहे हैं, इनसे अगर एक्सिस पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो जैसे बढ़ रहे हैं तो पहले जनरली जब आर इक्वल टू 0 है तो करंट डेंसिटी क्या है वहाँ पे 0। तो यहाँ पे करंट कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ करंट नहीं है। जैसे दूर जा रहे हैं करंट बढ़ता जा रहा है। तो पहले शुरू में तो जो होगा वो करंट थोड़ा दूर दूर होगा, नीचे इस तरह से होगा, लेकिन नज़दीक जैसे जाएंगे वहाँ पे करंट डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये इस तरह से हो रहा है। मान के चलिए पहले दूर दूर है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहा है। तो हमको निकालना है इससे P पॉइंट पर इनसाइड ही R डिस्टेंस पर
मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो चलिए देखते हैं एट पॉइंट आउटसाइड के लिए। तो बात वही हो जाएगा, टोटल करंट जो होगा वो जनरली आई मान कर चलिए होगा, तो वो टोटल करंट एंड साइड आ जाएगा, तो उसमें कोई चिंता नहीं है, वहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। ये भी वैसे ही दिखेगा जब कोई एक स्ट्रेट करंट करेंगे वायर इसके एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग सिर्फ इनसाइड पॉइंट के निकालने हैं। एट पॉइंट पी जो कि क्या है इनसाइड के लिए कर रहे हैं। इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो चलिए हमको टॉप व्यू देख लेते हैं इसका। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो हमको अब भी ये एक सर्कल की तरह ही दिखेगा जिससे करंट बाहर आ रहा है। तो इसके एक्सिस पे अगर मान लीजिए एक्सिस का ये है तो पहले करंट कम होगा, दूर दूर होगा, पहले करंट इसमें दूर दूर होगा, लेकिन जैसे रेडियस बढ़ रहा है यहाँ पे नज़दीक हो जाएगा। ये करंट का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है जैसे दूर जाएंगे रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो करंट डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये करंट हमको बाहर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले अंदर जो है सो करंट डेंसिटी बहुत कम। जैसे रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, साफ से देख रहे हैं कि इसका करंट डेंसिटी बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले हम एक लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे इससे होते हुए, एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस पी पॉइंट में को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। लॉ हमारा कह रहा है कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। यहाँ पे बी देखेंगे तो बी तो बहुत आसानी से हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि बी इस पॉइंट पे अगर आउटसाइड करंट है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो बी इस तरफ दिख गया, तो ये बी रहा। अगर इस पॉइंट पे बी देखेंगे तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, ये बाहर यहाँ पे दिखेगा। ये रहा हमारा वायर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा क्या है लूप है, ये लूप है, लूप अंदर ट्रेस किया है। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे बी क्या है तो बी डाउनवर्ड आ जाएगा, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो बी इस तरफ आ जाएगा। डीएल भी जनरली हम लोग उसी डायरेक्शन में लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, तो यहाँ पे डीएल जो ले रहे हैं जनरली ये डीएल इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये डीएल है, और यहाँ भी डीएल कट करेंगे तो इसी डायरेक्शन में, और यहाँ भी कट करेंगे तो इसी डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे करेंगे तो जनरली डीएल का डायरेक्शन भी वही लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है रोल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल में कोई समस्या, मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है, डीएल भी जो है सो करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये रेडियस दिया हुआ तो सर्कमफेरेंस बराबर आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक है। ये आई इनसाइड, आई इस बार आई इनसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका डेंसिटी में इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, देखिए अगर हम यहाँ से देखिए कि अगर जैसे मान के चलिए अगर हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 1J नॉट, जैसे 2 चलेंगे तो 2J नॉट आ जाएगा, 3 चलेंगे तो 3J नॉट आ जागा। तो इनकी वजह से क्या है कि हमारा मैग्नेट डेंसिटी चेंज कर रहा है, तो ये जैसे एरिया बढ़ा रहे हैं तो एरिया जैसे बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी वेरिएबल हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग छोटा सा करेंगे क्या कि इनसे जैसे कि अभी इसको हम बना रहे हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ करंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग पहले करंट आई इनसाइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले करेंगे क्या कि ये रहा हमारा ये लूप है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इससे हम लोग आर डिस्टेंस पे, इसमें पहले अभी भी करंट जो है इससे एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक डी एक्स का एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एरिया कंसिडर कर लिया, ये डी एक्स है। ये छोटे से एरिया के लिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, इसका डेंसिटी जो है इसको कांस्टेंट मान सकते हैं इस एरिया के लिए, क्योंकि एरिया जैसे जैसे बढ़ रहे हैं डेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन ये एक छोटे से एरिया के लिए हम इसको कांस्टेंट कंसिडर कर ही सकते हैं। जनरली एक्स है तो इसमें कितना छोटा सा डी एक्स की बात है, डी एक्स जनरली निगलेजिबल है, तो उतना में हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। तो अगर इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया क्या जाएगा, अगर देखें इसका सर्कमफेरेंस, तो देखिए अगर इसको हम खोल दें यहाँ पे, चलिए इसको खोल दें, चलिए इसको अगर हम खोल दें तो ये देखिए इसका लेंथ आ जाएगा 2πx जो सर्कमफेरेंस होगा, और जो विड्थ है वो आ जाएगा dx। तो यहाँ से हम लोग dA जो अगर निकालना चाहेंगे क्या आ जाएगा 2πx इंटू dx। इस छोटे से एरिया से जो करंट बाहर आ रहा होगा जिसको हम जनरली di मान लेते हैं,
डी आई को इस बार क्या कर सकते हैं हम लोग, जे इंटू डी ए आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं डी आई को, तो डी आई, तो जे को जनरली यहाँ पे वेरिएबल क्या था, आर था, तो इसमें वेरिएबल हम एक्स रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जे नोट इंटू एक्स कर देते हैं इसको, जे नोट इंटू एक्स 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से लेकर के आर तक, हमको आर तक के लिए ही चाहिए। तो ये आ जाएगा आई हमारा, ये आ जाएगा आई। तो यहाँ से जे नॉट 2 पाई बाहर आ जाएगा, जे नॉट 2 पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट 0 से आर तक करेंगे। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा जो हमारा आई नॉट आई है वो जे नॉट 2 पाई, पहले आर रखेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन देखिए आर क्यूब बाय 3 आ रहा, सॉरी एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, 0 से आर, एक बार रखेंगे आर एक बार रखेंगे 0, तो ये आर क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आई जो हमारा आ चुका है वो जे इंटू 2 पाई बाय, इसको 3 को इधर कर लेते हैं, तो आर क्यूब आ जाएगा, ये हमारा आई इनसाइड है, यही आई इनसाइड है। तो यहाँ से आई इनसाइड आपको फाइंड कर लिया। इसमें मेन बात थी कि आई इनसाइड आपको निकालना, आई इनसाइड निकाल चुके हैं, ये आ चुका है जे नॉट इंटू 2 पाई बाय 3 इंटू आर क्यूब। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो बी तो बाहर ही आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बी इंटू डी एल सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई इंटू आर म्यू नॉट, और आई इनसाइड देखिए ये आ गया है जे नॉट 2 पाई बाय 3 इंटू आर क्यूब। यहाँ से एक आर, ये 3 है तो पावर 2 आ जाएगा इसका, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बी यहाँ से अगर जो हमको आ चुका है वो देखिए म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाय 3, पाई तो कैंसिल हो गया है। अगर इसका हम ग्राफ ट्रेस करना चाहें कब, जब इनसाइड के लिए, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो b जो आ गया है इनसाइड के लिए, वो b इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अगर देखेंगे तो b यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इस पर अगर हम b रखें, इस पर b रखें और इस पर r रखेंगे, और यहाँ पे कहीं रेडियस मान के चलिए r है, तो इस पॉइंट तक जो है सो रेडियस ये इंक्रीज करेगा, वो ऐसे करेगा, वो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से करेगा। ये पैराबोला की तरह कर्व दिख रहा होगा। तो ये थी बात है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इनसाइड आ गया, ये क्या है, इनसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड के लिए करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, सेम यहाँ पे उतना करंट रखने के बाद सीधा आई पुट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा। इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।